मेरी अंतर यात्रा की शुरुआत आज से 11-12 साल पहले हो चुकी थी। शुरू के 2 से 3 साल मेरे लिए कुछ खास अनुभव नहीं रखा था, क्योंकि उस 2 से 3 सालों में मैंने बहुत सारी गलतियां की थी, जिसकी वजह से मैं ध्यान में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन उस 2 से 3 सालों में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे ज्ञान लिया, बहुत सारे लोगों से मिला। ऐसे हमारे बिहार में एक मुंगेर योग विद्यालय, मैं वहाँ भी गया, कुछ समय तक वहाँ भी रहा। वहाँ भी बहुत सारे लोगों के साथ सत्संग किया, जिससे मुझे ये मालूम चला कि मैं कहाँ गलती कर रहा था। बहुत सारे जो साधक होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें कब कहाँ पे ध्यान करना चाहिए और कहाँ पे ध्यान करने से उन्हें ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि कुछ जगह शरीर में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं, या फिर हम उसे ये बोल सकते हैं, कुछ ऐसे ऊर्जा केंद्र होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे अगर आप ध्यान करो तो आपके अनुभव और जगह ध्यान करने से मुताबिक ज़्यादा जल्दी होगा। आप किस अवस्था में ध्यान करो, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि बैठने से ज़्यादा अच्छा ध्यान करना, अगर आप योग निद्रा कर रहे हो, शवासन की अवस्था में कर रहे हो, तो ज़्यादा लाभ होगा। जो काम आप बैठ के कर सकते हो 1 साल में, वो यहाँ पे शायद 2 से 3 महीनों में ही कर सकते हो। ये सब बातें मुझे पहले भी मालूम नहीं थी, लेकिन बहुत सारे नए नए अनुभव, बहुत सारे नॉलेज लेने के बाद, बहुत सारे ज्ञान लेने के बाद मुझे चला पता कि कब कहाँ पे कैसे ध्यान करना हो। आज मैं आपसे ही वो सभी बातें को शेयर करूँगा। आज अंतर यात्रा की ये पहली चर्चा में आज हम पहले कुछ बातों को पहले जानेंगे। किसी भी साधक के लिए पहली सीढ़ी क्या है? जैसे विचारक जो होते हैं उनके लिए सीढ़ियाँ अलग होती है, जो प्रेमी होते हैं उनकी सीढ़ियाँ अलग होती है। उसी तरह एक साधक के लिए जो यात्रा होती है वो पूरे से अलग ही होती है। साधक के लिए पहली सीढ़ी क्या है? अगर आप समझोगे तो साधक के लिए जो पहली सीढ़ी होती है वो होता है शरीर। लेकिन शरीर के संबंध में तो कोई ध्यान ही नहीं है, ना ही शरीर के संबंध में कोई विचार है। और थोड़े समय से नहीं, हजारों सालों से शरीर को लोगों ने एक अलग ही तरीके से उपेक्षा की है। कुछ लोगों को हम भोगी कहते हैं, कुछ लोगों को हम योगी कहते हैं, लेकिन दोनों ने ही शरीर की उपेक्षा की है और शरीर को व्यर्थ ही खोया है। अगर हम ये कहें तो हमारे शरीर की जो वीणा है उसको पूरी तरीके से खराब कर दिया। और अगर वीणा खराब हो जाए तो संगीत कभी भी मधुर पैदा नहीं हो सकता। वीणा के बिना कोई संगीत नहीं हो सकता। जिन लोगों ने भी शरीर को भोग की दिशा में किया है और जिन लोगों ने भी योग की दिशा में किया है, दोनों ने ही एक तरीके से शरीर पे अनाचार किया है, शरीर का दमन ही किया है। इसे लगता है कि उन लोगों का शरीर के साथ कोई दुश्मनी हो चुकी है। शरीर की बिना पे 2 तरह के अत्याचार और अनाचार हुए हैं, जैसा कि मैंने कहा, एक योगी ने और एक भोगी ने। भोगी, अगर आप कोई साले जा रहा है, मधुशाला जा रहा है, तो वो भी शरीर पर अनाचार ही कर रहा है। पर कोई अगर योगी धूप में खड़ा है या फिर जंगल भाग रहा है या बहुत दिनों तक वो खान पान नहीं कर रहा है, तो वो भी तो शरीर पे अत्याचार ही हो रहे हैं। तो अगर जो आप अगर आप ये समझ रहे हैं तो पहले कुछ सूत्र हैं, पहले उसको समझना जरूरी है। हमारे शरीर पे बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जो हमारे आत्मा के संपर्क में हैं, और उन केंद्रों से आत्मा बहुत ही निकट रूप से संबंधित है। और हमारे शरीर की जितने भी जीवन की धारा है वो वही आत्मा और शरीर के संपर्क में जो केंद्र है उसी से प्रवाहित होती है। लेकिन हम कभी भी उन स्थलों का, उन केंद्र बिंदुओं का कभी हम ध्यान नहीं सकते। अगर मैं किसी से पूछूं कि आप मुझे ये बताओ, पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र क्या है, सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या? अगर मैं ये बात पूछूं मैं किसी पुरुष से, तो वो क्या बोलेगा? और मैं सीधे अपना हाथ सर की ओर लेके जाएगा। उसके लिए मस्तिष्क ही सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। पर अगर मैं यही बात मैं पूछूं किसी स्त्री से, तो वो अपना हाथ कहाँ लेके जाएगी? वो अपना हाथ हृदय के पास लेके जाएगी, क्योंकि उसके लिए महत्वपूर्ण जो केंद्र है उनका हृदय है। हमारे
जो एजुकेशन सिस्टम था उसकी वजह से, जो हमारे गलत शिक्षा है उसकी वजह से शरीर के मस्तिष्क को ही सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया गया है। पर अगर मैं आपसे पूछूं किसी पेड़ पौधे में, आप मुझे बताओ कि उस पौधे में एक फूल लगा हुआ है, और मैं आपसे पूछूं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस पौधे में, तो कोई बोलेगा फूल है। हाँ, क्योंकि फूल सर्वाधिक महत्वपूर्ण वहां पे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उस पौधे में फूल नहीं है, वो जड़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। वो जड़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो उसी तरह से हमारे भी शरीर में जो महत्वपूर्ण होते हैं वो क्या है? क्या मस्तिष्क है? या फिर किसी स्त्री के लिए क्या वो हृदय है? नहीं। जिस तरह से उन पौधों में उनके जो प्राण होते हैं वो कहाँ बसते हैं? वो उनके जड़ों में बसते हैं, लेकिन वो जड़ें जमीन के नीचे छिपी हुई है। और अगर कोई उन जड़ों का कोई फिक्र ना करे, फूल और पत्ते को हम कितना भी संभाल लें, चाहे उनको हम कितना भी चूमें, कितना भी उनको पर हम पानी डालें, कितना भी उन्हें हम साफ करें, पर अगर हमने उनके जड़ों की फिक्र ना की तो शायद वो फूल, शायद वो पौधा पूरी तरीके से मुरझा जाएगा। उसी तरह हमारे शरीर में एक पुरुष के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो गया? उसका मस्तिष्क, और स्त्री के लिए उसका हृदय। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। पुरुषों ने अपना सारा बल मस्तिष्क पर दिया है और स्त्रियों ने सारा बल हृदय पे दिया है। पर दोनों से मिला हुआ जो आज समाज है, आज वो हर रोज नष्ट होता जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही बिंदु शरीर में महत्वपूर्ण नहीं है। ये दोनों तो बहुत बाद के विकास के हैं। मनुष्य की जड़ें इनमें नहीं है। और अगर हम मनुष्य की जड़ों की बात करें तो उनसे मेरा क्या मतलब है? जैसे पौधों की जड़ें होती है पृथ्वी में, उन्हीं तरह उन जड़ों से वह जीवन और रस खींचता है जिससे वो जीवित रहता है। और से ही मनुष्य के शरीर में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो उनके जड़ें हैं, जो आत्मा से जीवन और रस खींचती है, जिनके कारण ही हमारा यह शरीर जीवित रहता है। जिस दिन वो जड़ें शिथिल हो जाएगी, मृत हो जाएगी, हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा। भूमि में सारे पौधों की जड़ें होती है, तो मनुष्य के शरीर की जो जड़ें होती है वो आत्मा में प्रविष्ट है, लेकिन मस्तिष्क नहीं है। वह जगह नहीं है, ना ही वह हृदय वो जगह है जहां से मनुष्य प्राणों से जुड़ा हुआ। और अगर हम उन जड़ों का कोई पता ना हो तो हम कभी भी कोई भी साधक के जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, हमारे वो जो जड़ें हैं जो आत्मा से जुड़ी हुई है, वो ना मस्तिष्क में है, ना ही वो हृदय में है। ध्यान रहे। तो फिर वो जड़ें हैं का मनुष्य की? शायद आपको कुछ बातें ख्याल नहीं होगी, आप खुद से सोचिए। मां के पेट में बच्चा पैदा होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, वहीं से वो बड़े होते हैं। पर मुझे आप खुद से एक सवाल आपसे खुद बताओ कि मां के पेट में बच्चा कहां से जुड़ा हुआ होता है? मस्तिष्क से या हृदय से? नहीं, वो नाभि से जुड़ा हुआ होता है। जीवन की सारी धारा उसे नाभि से ही उपलब्ध होती है। मां के शरीर में बच्चे की जड़ें नाभि से फैलती है, ना केवल दूसरे मां के शरीर में उसकी जड़ें नाभि से फैली होती है, बल्कि स्वयं के जो प्राण होते हैं उनकी जड़ें नाभि से ही फैलती है। और किसी भी मनुष्य के शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है वो नाभि होता है। उसके बाद हमारा हृदय का विकास होता है और उसके बाद हमारा मस्तिष्क का विकास होता है। ये बात के फैली हुई टहनियां हैं, इन पर फूल भी लगते हैं। मस्तिष्क पे हम कह सकते हैं ज्ञान के फूल लगते हैं, हृदय पे प्रेम के फूल लगते हैं, लेकिन ये बात की टहनियां हैं। जो इसकी जड़ें हैं वो नाभि से जुड़ी होती है। लेकिन
हम बाद में सिर्फ उन फूलों को ही देखते हैं और यही फूल को हम सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन जो जड़ें हैं मनुष्य के शरीर के और उनके जो प्राण हैं वो नाभि में होते हैं, लेकिन वो जड़ें अदृश्य है, वहां कोई ध्यान नहीं देता। और अगर जो हम बात करें पिछले हजारों सालों से आज जो विकृति जो मनुष्य के शरीर में आए वो इसलिए क्योंकि हमने हृदय और मस्तिष्क पे सारा बल दिया है। अगर जो हमने थोड़ा बहुत भी अगर जो हमने बल नाभि पे ध्यान देने में क्या होता तो शायद आज ही विकृति नहीं आती। और खास करके हमने हृदय पे भी बहुत कम दिया, मस्तिष्क पे ही ज्यादा दिया। बचपन से हमारी जितनी भी शिक्षाएं होती है वो सारी की सारी शिक्षाएं ओनली मस्तिष्क के लिए होती है। नाभि की तो कोई बात भी नहीं करता। ऐसा लगता है कि नाभि की तो इस दुनिया में कहीं कोई शिक्षाएं नहीं है, सारी मस्तिष्क की ही शिक्षा होती है। और धीरे धीरे मस्तिष्क बड़ा होता जाता है और अगर आपकी जड़ें जिस पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो मुरझा जाती है। जिस तरह से जड़ें धीरे धीरे छोटी होती जा रही है और मस्तिष्क का फूल भारी होता जा रहा है तो जड़ें हमारी धीरे धीरे विलीन होती जा रही है। फिर इससे ही हमारी जो जीवन की जो धारा है वो सारी धारा धीरे धीरे छीन होती जा रही है और आत्मा से जो हमारे संपर्क है धीरे धीरे वो सारे शिथिल होते जा रहे हैं क्योंकि हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर हम किसी साधक के बारे में बात करें तो उनका सारा का सारा ध्यान नाभि पे होना चाहिए। लेकिन ये एक यात्रा है मस्तिष्क से हृदय की और हृदय से नाभि की। फिर आज हम धीरे धीरे उस जगह पे आ गए हैं जहां पर तो अब लोग ये भी पूछते हैं कहाँ है आत्मा, कहाँ है परमात्मा, कौन कहता है आत्मा है, कौन कहता है परमात्मा। हमें तो कुछ पता ही नहीं है और पता भी नहीं चल सकता क्योंकि कोई आदमी अगर वृक्ष के पूरे शरीर को ढूंढ ले अब पूछेगा कहाँ है जड़ें तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा ना। और वो ठीक भी तो कर रहा है, वो कुछ गलत भी नहीं बोल रहा है क्योंकि वृक्ष के ऊपर कहीं कोई जड़ें नहीं है और जड़ें जहां तक है वहां तक हमारी पहुंच बंद हो गई है, वहां का हमारा ख्याल ही बंद हो गया है क्योंकि बचपन से जितने भी हमें जो भी हमारा शिक्षण है सारा मस्तिष्क के चारों ओर ही है। हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा अटेंशन सिर्फ मस्तिष्क के आसपास ही उलझ कर रह गया है। जीवन भर हम बस मस्तिष्क के ही आसपास घूमते रहते हैं, उससे नीचे हमारा ध्यान कभी प्रवेश ही नहीं करता। पर अगर हम बात करें साधक की तो साधक की जो यात्रा है वो नीचे की तरफ है, जड़ों की तरफ। मस्तिष्क से उतरना है हृदय में और हृदय से उतरना है नाभि में और नाभि के बाद ही कोई आत्मा में प्रवेश कर सकता है, उसके पहले कभी नहीं कर सकता। अभी तक मैंने आपको जो बातें बताई वो सारी बातें आपको पहले ये समझने के लिए थी कि हमारा शरीर है क्या और हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके से उसने हमें पूरी तरीके से उलझा के उन जगहों पे रखा है जहां पे हमें किसी को जरूरत ही नहीं है। अगर हम सारा ध्यान, जब तक लोग कहते हैं ध्यान नहीं हो पाता, जब तक हम ध्यान का जो विज्ञान है, जो उसका जो साइंस है, जब तक हम उसे नहीं समझेंगे आप कभी भी सही चीज को हासिल नहीं कर सकते हो। आपका जो लक्ष्य है वो सही है पर रास्ते ही आपने वो चुन रखा है। कुछ ऐसा ही है कि अगर आपको जाना ईस्ट की तरफ लेकिन हमें जाना पूरब की ओर, लेकिन हमारे जो रास्ते हैं वो पश्चिम की ओर लेके जा रहे हैं, तो आप कभी भी आपकी मंजिल आपको मिल ही नहीं पाएगी, भले ही आपका मंजिल कितना भी सुस्पष्ट क्यों ना हो। हम अगली चर्चा में बात करेंगे कि किस तरीके से हम मस्तिष्क से हृदय तक की यात्रा और हृदय से नाभि तक की यात्रा और नाभि से आत्मा तक की यात्रा को किस तरीके से हम कर सकते हैं। तभी आपको वो खास अनुभव हो सकते हैं और तभी हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए